नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। कोरोना संकट के बीच एक और संकट आ गया है। वो है ब्लैक फंगस के कारण मौत। ब्लैक फंगस के कारण मौत क्यों हो रही है? ये एक बड़ा सवाल है और ये मौत ज़्यादातर मौतें जो हुई हैं, वो बहुत प्रमुख बड़े अस्पतालों के भीतर हुई हैं। इसलिए भी लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। हो सकता है कि घरों पर भी इससे मौत हुई हो, लेकिन उसकी कम जानकारी है। अस्पतालों में जो मौत हुई, जो महत्वपूर्ण अस्पताल हैं, बड़े अस्पताल हैं, उसमें मौत हुई, उसकी जानकारी लोगों के पास ज़्यादा है। ये जो बीमारी है, इसको डॉक्टरी भाषा में म्यूकर माइकोसिस कहते हैं। हम चूँकि ये बीमारी ब्लैक फंगस नाम के एक फंगस से होती है, इसलिए इसको आम बोलचाल की भाषा में ब्लैक फंगस कहते हैं। क्या डर है इसका? क्यों क्यों ये बीमारी हो रही है? हमारे भारत में स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति ने एक बयान दे दिया कि जो स्टेरॉइड जो है, उनका गलत इस्तेमाल हो रहा है और उसके चलते ये बीमारी हो रही है। ये भी एक गंभीर बात है, क्योंकि स्टेरॉइड जो है, इस समय एकमात्र जीवन रक्षक दवा है, जिसने लाखों लाख लोगों की ज़िंदगी बचाई है। तो स्टेरॉइड बहुत पुरानी दवा है, शायद इसकी उम्र 100 साल हो चुकी है। ब्लैक फंगस भी बहुत दिनों से है भारत में, लेकिन बहुत कम केस देखने को मिलते थे, अब ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं, जो लोगों के मन में घूम रहे हैं। जो लोग कोरोना से संक्रमित हैं और इसके पहले संक्रमण से ठीक हो चुके हैं, वो सब चिंतित हैं। इसलिए चिंतित हैं कि जितने लोग ठीक हुए हैं, उनमें से सभी लोगों को स्टेरॉइड ज़रूर दिया गया है। तो क्या स्टेरॉइड से ब्लैक फंगस का कोई संबंध है? इस पर बातचीत के लिए आज हमने आमंत्रित किया है ब्रिटेन के डॉक्टर अशोक जैनर को। डॉक्टर अशोक जैनर हमारे प्रोग्राम के लिए जो है, इनको इनका इनका बार-बार परिचय कराने की ज़रूरत नहीं है। आप सब लोग कई बार हमारे प्रोग्राम में देख चुके होंगे। डॉक्टर जैनर, आपको बहुत-बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। मैं सिर्फ डॉक्टर जैनर के बारे में ये बता दूँ कि पिछले साल 2020 में, बल्कि 2019 के आखिर में, जब कोरोना का संक्रमण शुरू हुआ, उसके बाद से ही वो लगातार जो हैं, कोरोना पर नज़र रखे हुए हैं और उनकी सलाह के आधार पर अनेक बड़ी संख्या में कोरोना के रोगी ठीक हुए हैं। बड़ी संख्या में उन्होंने डॉक्टरों को, भारत के डॉक्टरों को प्रशिक्षित किया, भारत के रोगियों की सीधे सलाह देकर के जान बचाई और डॉक्टर जैनर भी जो हैं, वो स्टेरॉइड के इस्तेमाल की सलाह देते हैं। तो अब जब ये बात आई कि स्टेरॉइड और ब्लैक फंगस का संबंध है, तो हमने सोचा कि ये सारा सवाल जो है, डॉक्टर जैनर के सामने ही रखा जाए। मैं सीधे सवाल पे आता हूँ। डॉक्टर जैनर एक बड़े डॉक्टर ने, भारत के एक बड़े संस्थान के वो बड़े अधिकारी हैं। उन्होंने बयान दिया है कि ये जो म्यूकोसिस नाम की बीमारी या ब्लैक फंगस बीमारी हो रही है, वो स्टेरॉइड के बेजा या गलत या ज़्यादा इस्तेमाल के कारण हो रही है। आप क्या कहेंगे? यस, शैलेश जी, जैसे आपने कहा कि ये ब्लैक फंगस भी सदियों से है, स्टेरॉइड भी सदियों से है। ब्लैक फंगस का संबंध केवल स्टेरॉइड से नहीं है। यहाँ पे एक कंफ्यूजन पैदा हो गया, क्योंकि इस समय स्टेरॉइड एक जीवन रक्षा के रूप में सामने आया, जिसने इतने लाखों लाखों लोगों की जान बचाई। स्टेरॉइड आप बच्चा बच्चा जानता है इंडिया में, दुनिया में, कि ये एक ऐसी दवा है जो कि रामबाण है कोरोना में। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या अकेला स्टेरॉइड ब्लैक फंगस पैदा कर रहा है, या अकेले स्टेरॉइड का इससे एसोसिएशन है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्लैक फंगस हमारे चारों तरफ है, हवा में है, शरीर में है। ये तब तक हमारे अंदर नहीं घुस पाएगी जब तक हमारी अंदर की इम्यूनिटी, डिफेंस सिस्टम उसको घुसने नहीं देगा। पावरफुल डिफेंस सिस्टम इसको घुसने नहीं देता। लेकिन जब हमारा डिफेंस सिस्टम कमज़ोर रहता है, कमज़ोर बहुत सारी वजह से होता है, स्टेरॉइड उनमें से एक है। दूसरी वजह है, किसी को डायबिटीज़ है। अक्सर डायबिटीज़ जिनकी कंट्रोल नहीं है, 400 जा रहा है, 500 जा रहा है, उसमें ज़्यादा रिस्क है। उनको आप स्टेरॉइड ना दें, तब भी उनमें घुस जाएगा ये। उसके साथ-साथ में जिनको कैंसर की कीमोथेरेपी चल रही है, उनकी जो डिफेंस सिस्टम है बहुत कमज़ोर है, उसके अंदर भी जा सकता है। तीसरा, क्रोनिक किडनी की बीमारी है, क्रोनिक आपको लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है।
तो बहुत सारी शरीर की ऐसी बीमारियां हैं जो कि हमारे डिफेंस सिस्टम को कमजोर रखती है, तो इनको मौका मिल जाता है फंगस को। केवल ब्लैक फंगस को नहीं, दूसरे फंगस भी घुस जाते हैं अंदर। ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन माना जाता है, जैसे इनको अपॉर्चुनिटी मिलती है अंदर चला जाता है। अब बात आती है स्टेरॉइड की। स्टेरॉइड का जो मेन फंक्शन है, जो हमारा डिफेंस सिस्टम जब मेल अडेप्टिव हो जाता है, गलत डायरेक्शन में एक्ट करता है, हमारे ही शरीर को नुकसान पहुंचाता है हमारा डिफेंस सिस्टम, उसको सप्रेस करने के लिए स्टेरॉइड का यूज किया जाता है। और ये सदियों से यूज हो रहा है, बहुत सारी बीमारियों में यूज हो रहा है। तो उसमें ब्लैक फंगस का ऐसा कभी डायरेक्ट एसोसिएशन से नहीं जोड़ा गया जैसा कि अब जोड़ा जा रहा है इस समय। इसमें स्टेरॉइड हमको देना चाहिए सही समय पे, सही डोज में, सही ड्यूरेशन में। लेकिन साथ मैं में जो मैं यहाँ बीच में एक सवाल करना चाहूंगा, वो ये है कि जो स्टेरॉइड है वो इम्यूनो सप्रेसिव मेडिसिन भी है, मतलब हमारे इम्यून सिस्टम को या हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है उसको भी थोड़ा दबाता है वो। तो अब इस समय जो कोरोना के मरीज हैं उनके लंग्स में इन्फेक्शन हो चुका है, ब्लड क्लॉटिंग हो रही है, और उसी बीच में इम्यून सिस्टम जो है वो भी सप्रेस हो गया, यानी प्रतिरक्षा प्रणाली थोड़ी कमजोर हो गई। तो क्या इस तरह के फंगस के अटैक का चांस ज्यादा नहीं बढ़ जाता? इसमें जैसे जो लोग बहुत लंबे समय से ऑक्सीजन पे है, आप स्टेरॉइड ना दो उनको, तब भी ये ब्लैक फंगस हो जाएगा उनमें। तो इसमें स्टेरॉइड तो एक 10 में से एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर हो सकता है। दूसरा ये कि स्टेरॉइड जब हम देते हैं तो अगर हम बाकी चीज़ों पे ध्यान रखते हैं कि शुगर कंट्रोल रखें, हम शुगर को 400-300 ना जाने दें। दूसरा हम ये कंट्रोल रखें कि स्टेरॉइड को महीनों महीनों तक ना दें, हफ्तों हफ्तों तक ना दें, तो ये सारे रिस्क कम हो जाते हैं, जो कि सब लोग करते ही हैं रिस्क। तो इसमें हम यहाँ पे गलती कर रहे हैं, हम सबसे बड़ी गलती ये कर रहे हैं कि सारा का सारा ब्लेम स्टेरॉइड पे थोप रहे हैं, क्योंकि स्टेरॉइड का एक एसोसिएशन है, लेकिन स्टेरॉइड 100% जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदारी जो है बहुत अदर चीज़ों की है। पेशेंट वेंटिलेटर पे ज़्यादा समय से है, ऑक्सीजन पे ज़्यादा समय से है, पहले से इम्यूनो सप्रेसेंट पे है, पहले से उसकी इम्यूनिटी कमजोर है, तो उनमें अपॉर्चुनिटी उसको ज़्यादा मिलती है। ऐसे बहुत सारे डॉक्टर है जो 5-5, 6-6 हजार मरीज उन्होंने ठीक किए, उनके एक भी मरीज को नहीं हुआ ये इन्फेक्शन, स्टेरॉइड से सही किए। तो इसमें मैं एक अलग यहाँ पर एक बहुत स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहता हूँ कि हम लोगों के सामने जो केसेस आए जहाँ एक दिन में जो ये म्यूकर मिकोसिस से 5-5, 6-6 डेथ हो गई, वो बड़े प्रतिष्ठित अस्पताल थे। तो ऐसा क्यों हुआ अस्पतालों में? क्योंकि घर पे हुआ होता तो कह सकते हैं कि उसको पता नहीं चला, क्योंकि आजकल रोगी को सीधे डॉक्टर देख नहीं पा रहे हैं। अस्पतालों में जहाँ निगरानी है, कम से कम जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो रहता है, उसके बावजूद उन अस्पतालों में हो गया। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? इसमें शैलेश जी होता है कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट का मतलब होता है आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो कैंसर हो रहा है, स्मोकिंग को हटाएंगे तो कैंसर नहीं होगा। अब जो फंगस है ये वाला, जहाँ पे ज्यादा प्रिविलेंट है, प्रिविलेंट वहाँ पे है जहाँ पे डस्ट है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है आपका, पानी का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो स्टोर हो रहा है, कंटिन्यूटी नहीं है, वहाँ पे ये ग्रो करता है और वहाँ की एयर में फिर आ जाता है। तो कुछ ऐसे पैचेज है कि जहाँ पे ये ज़्यादा प्रिविलेंस है, या आम दूसरी जगह 1% है तो वहाँ पे पता चला 80% इसका जो है वहाँ पे संख्या है, तो वहाँ इजीली हो रहा है। तो इसमें अवेलेबिलिटी ज़्यादा है इसकी, वहाँ पे अवेलेबिलिटी होना और डिफेंस सिस्टम कमज़ोर होना, ये दोनों साथ साथ काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे देश है जहाँ पे इसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, साफ सुथरे है, वहाँ नहीं होगा, चाहे आप कितना ही हैवी स्टेरॉइड दे लो, कितने ड्यूरेशन तक दे लो। तो इसकी अवेलेबिलिटी भी एक पार्ट है और डिफेंस होगा कि अंदर घुसने का दूसरा पार्ट है। तो जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो, जहाँ पे वाटर का ड्रेनेज रुका हुआ हो और जहाँ पे डस्ट ज़्यादा हो, मॉइस्चर हो, वहाँ पे ये ज़्यादा होगा। मेरे सामने एक और जो है महत्वपूर्ण सवाल है। मैं किसी डॉक्टर से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि इसका कारण इस तरह का भी हो सकता है, या कई लोग जो है इस तरह की बात कर रहे हैं कि जो जब लोगों को ऑक्सीजन दिया जाता है तो वो पानी से होकर के जो पाइप जो है वो पानी से होकर के जाता है, और कई बार ये देखा गया कि कई दिनों तक पानी बदलते ही नहीं है। तो क्या ये भी उसका कारण हो सकता है?
पानी का जहाँ पे भी ड्रेनेज में रुकावट आएगी वहाँ पे फंगस ग्रो आसानी से करता है, चाहे वो ऑक्सीजन वाला हो चाहे बिना ऑक्सीजन वाला हो। जहाँ पे पानी का ड्रेनेज रुक जाएगा, स्टैग्नेशन हो जाएगा, तो वहाँ पे स्टेगनेशन तो शायद नहीं होता ना, क्योंकि उसमें गैस तो उसी से होकर पास करता रहता है, तो थोड़ी मूवमेंट तो लेकिन पानी में होगी। हाँ, कंटेमिनेशन अगर उसमें है फंगस का किसी भी रूप में, तो वो फिर सांस में आ जाएगा वहां से। अच्छा, मैं इसके साथ ही आपसे एक और सवाल पूछ लेता हूँ कि ये जो पानी लोग यूज करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन आजकल लोग घरों पर भी कर रहे हैं, तो कौन सा पानी यूज करना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं कि डिस्टिल्ड वाटर यूज करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं आरओ वाटर यूज करना चाहिए, क्योंकि अभी आपने ये बताया, एक ये मुद्दा जो रखा कि उसमें अगर फंगस है या कुछ है, तो क्या सेफ है, कौन सा पानी यूज करना सेफ इसमें पानी के लिए दोनों चीजें, एक तो पानी में इन्फेक्टिविटी ना हो, बैक्टीरिया ना हो, फंगस ना हो, उस एंगल से। दूसरा इलेक्ट्रोलाइट वाला पार्ट, सोडियम पोटेशियम ये वाला पार्ट कितना, उसमें अल्कलाइन कितना है, एसिडिटी कितना है, तो ये दोनों उसमें बैलेंस होने चाहिए। और जो भी इसमें अच्छा बैलेंस करता है वही वाटर आप लें उसमें। तो यहाँ पे तो जैसे वो लोग कहते हैं वो बैटरी वैटरी में डालते हैं डिस्टिल्ड वाटर, वो पहले तो इंजेक्शन वगैरह जो पाउडर में आते थे तो उसको घोलने के काम भी आता था, कुछ उसको डिस्टिल्ड वाटर या इस तरह से कहते, क्या उस तरह के पानी का इस्तेमाल होना चाहिए? आई डोंट थिंक सो। अगर आपका क्लीन वाटर है, जो टेस्टेड वाटर है, जिसमें कि इन्फेक्शन नहीं है, और ऊपर से फिर उसका एसिडिटी का लेवल मेंटेन कर लिया आपने, कितना उसका एल्कलाइन होना है, एसिड होना है, जो घरों में एरो लगाते हैं, एरो वाटर्स, उसमें यही चीज वो टेस्ट करते हैं, तो दे आर सेफ उस तरह का। यानी घर के अगर आरओ वाटर को यूज किया जा सकता है। एक इससे जुड़ा हुआ ही सवाल है कि लोग ये भी कह रहे हैं कि जो मास्क लगाया जाता है ऑक्सीजन देने के लिए, या जो पाइप लगाया जाता है, तो वो कई कई दिनों तक चेंज नहीं किया जा रहा है, तो क्या वो भी इसका एक कारण हो सकता है? कितने समय के बाद उसको चेंज कर दिया जाना चाहिए? हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपने सवाल उठाया, ये भी इसका एक कारण है, क्योंकि उसमें कंटेमिनेशन हो जाता है, मॉइस्चर भी रहता है, फंगस इकट्ठा हो जाएगा उसके ऊपर, और आसानी से उसको सांस के रास्ते एंट्री मिल जाएगी। उसके लिए हमको मास्क को एक बार लगा के उसको दोबारा नहीं लगाना चाहिए, या फिर उसको साबुन के पानी से वॉश करेंगे तो कम से कम साबुन के पानी से कुछ इन्फेक्शन तो दूर हो जाएगा। हो सकता है फंगस दूर ना हो, लेकिन वायरस जरूर दूर हो जाता है। तो मेरी एडवाइस तो ये है कि एक मास्क को एक ही बार यूज करें और डबल मास्क यूज करें, तो मास्क को कंटेमिनेशन ना होने दें आप, और मॉइस्चर से दूर रखें। वो एक इसका कारण हो सकता है, और ऐसे बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं अभी जी। एक एक सवाल ये उठता है, आपने हालांकि थोड़ी बात बताई, लेकिन मैं चाहता हूं कि स्पेसिफिक ढंग से ये बताएं कि क्या डायबिटिक लोग जो हैं या जो कैंसर के पेशेंट हैं, वो स्टेरॉइड्स जो हैं वो बिल्कुल नहीं लें, या वो डॉक्टर की देख रेख में उनकी निगरानी में ले सकते हैं? जी, स्टेरॉइड जब हम देते हैं तो स्टेरॉइड के दो मेन चीजें हम ध्यान रखते हैं। एक तो कि स्टेरॉइड से शुगर बढ़ती है, नॉर्मल आदमी की भी बढ़ सकती है, और जिनको बॉर्डर लाइन शुगर है, जिनको ऑलरेडी शुगर है, उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो उस समय हमें स्टेरॉइड देंगे, स्टेरॉइड का कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, क्योंकि स्टेरॉइड ही केवल जान बचा रहा है। हमको उस समय शुगर को कंट्रोल करना है, इफेक्टिवली कंट्रोल करना है। हमारे पास शुगर को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन है, लेकिन लाइफ बचाने के लिए कुछ नहीं है सिवाय स्टेरॉइड के उस समय। तो सारे, अगर हम शुगर को कंट्रोल नहीं करेंगे, तब ये रिस्क है कि ब्लैक फंगस नहीं तो दूसरे इन्फेक्शन हो जाएंगे। शरीर के अंदर शुगर और आयरन, अगर ये दोनों बढ़े हुए हैं, तो ये एक फंगस के लिए, बैक्टीरिया के लिए बहुत ही अच्छा वातावरण है ग्रो करने का, तेजी से इन्फेक्शन फैलने का। तो उस समय हमें शुगर को मेन रूप से कंट्रोल करना पड़ता है। स्टेरॉइड ऐसा कहीं नहीं लिखा कि किसी को शुगर है स्टेरॉइड नहीं देंगे, कहीं ऐसा नहीं है, देंगे। हम साथ साथ में शुगर को कंट्रोल करेंगे। ये तो हुआ शुगर वाला, सही यही अप्लाई होता है कैंसर के मरीजों में। ऐसे ऐसे मरीज हैं जिनको कीमोथेरेपी हुई, जिनको कैंसर की सर्जरी हुई, और वो कोरोना में बच के निकले हैं स्टेरॉइड की हेल्प से। तो स्टेरॉइड आपकी इम्यूनिटी कमजोर कर सकता है, लेकिन कितने समय के लिए हम दे रहे हैं? हम तो एक हफ्ता 2 हफ्ते के लिए दे रहे हैं।
महीनों महीनों नहीं देना, ये तो 10 दिन की लड़ाई है कोरोना की। तो स्टेरॉइड को कैंसर में भी देंगे, स्टेरॉइड को रीनल फेल्योर में भी देंगे, स्टेरॉइड को हम शुगर वाले मरीज में भी देंगे। उसके साथ जो चीज़ हमें कंट्रोल करनी है, शुगर कंट्रोल करनी है, इन्फेक्शन कंट्रोल करना है, उस पर ध्यान रखेंगे। इन्फेक्शन के लिए हमारे पास एंटीबायोटिक है, शुगर के लिए इंसुलिन है। जब भी आती है बात स्टेरॉइड की, बहुत सारे डॉक्टर डर जाते हैं, मरीज डर जाते हैं। केवल इससे दो ही चीज़ें तो होती है, शुगर बढ़ेगी या इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ेगा। इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ेगा, एंटीबायोटिक है पहले से ही तैयार, टेस्टेड है। शुगर का रिस्क बढ़ेगा, हमारे पास इंसुलिन है पहले से तैयार। तो इसमें कहीं ऐसा नहीं है कि आप शुगर का मरीज आया तो ना दें। हो ये रहा है कि डरने की वजह से डॉक्टर्स इसको कम यूज कर रहे हैं, कम डोज दे रहे हैं, और तब तक ये कोरोना फैल जाता है, आगे बढ़ जाता है। कोरोना एक ऐसी बीमारी है कि रेलवे स्टेशन से ट्रेन छूटी फिर छूट गई आपकी, आपने 3 दिन लेट कर दिया तो बस फेफड़ा गया आपका, और फिर बिल्कुल वापस लाना मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो जाता है। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है कि कौन ब्लैक फंगस जो बीमारी है उससे किन-किन लोगों को, किस तरह के रोगियों को जो है ज़्यादा सावधान रहना चाहिए? नंबर 1, जो लोग जिनको पहले से ही शुगर 400 के आसपास, 500 के आसपास, उनको तो बहुत ही सावधान रहना है। उनके लिए तो सोचो कि खतरे की घंटी। शुगर 400-500 कभी ना होने दे अपनी। जब इलाज ले रहे हैं, स्टेरॉइड ले रहे हो, कोशिश रखें कि 200 से नीचे रहे। दूसरा, जिनको पहले से ही अंडरलाइंग कैंसर है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है, उनको बहुत सावधानी इसमें रखनी है। तीसरा, जो पहले से ही ऑलरेडी 1-2 साल से इम्यूनोसप्रेसेंट पे है किसी अंडरलाइंग बीमारी के कारण, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, उनको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि उनके पहले से इम्यून सिस्टम कमजोर है और कमजोर होगा। और तीसरा, ऐसे वातावरण में जो लोग रह रहे हैं जहाँ पे कंटेमिनेशन बहुत ज़्यादा है इस फंगस का, वाटर कंटेमिनेशन है, हवा में कंटेमिनेशन है, मॉइस्चर है, उन लोगों को इस पे विशेष ध्यान रखना है। आप अभी देखें कि इंडिया में इस समय 1-2 करोड़ लोग स्टेरॉइड ले रहे हैं, हुआ कितने में? 100 में हुआ होगा, 200 में हुआ होगा। तो इतनी प्रिविलेंस इसकी नहीं है अगर हम सावधानी बरतें। मेरा इससे ही जुड़ा हुआ सवाल है, चूँकि अभी ज़्यादातर केसेज़ जो भारत में रिपोर्ट किए गए हैं वो हॉस्पिटल के अंदर के थे। तो ये खतरा घर पर भी है या केवल हॉस्पिटल में ही है? जो पेशेंट जो है घर पर इलाज कर रहे हैं, उनमें भी खतरा हो सकता है ये, या सिर्फ़ हॉस्पिटल में, चूँकि हॉस्पिटल में सफाई को की समस्या है भारत में, ये पानी जमने की समस्या है, गंदगी की समस्या है। कई बार जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो जो उसका फ्रंट है, जो सामने से बाहर बहुत साफ-सुथरा दिखता है, पीछे से सारा कचरा भरा हुआ रहता है। जहाँ जो रोगी नहीं जाते हैं वो सब वहीं डंप ग्राउंड बना रहता है, पानी जो है उसके पीछे जमा होता रहता है, बहता रहता है। तो वहाँ तो खतरा है हॉस्पिटल्स में। घर में, क्या घर में सेफ हैं लोग या यहाँ भी खतरा है? इसमें शैलेश जी ऐसे समझे कि जो लोग घर में इलाज लेते हैं, ज़्यादातर वो लोग माइल्ड होते हैं, मॉडरेट होते हैं। ज़्यादातर उन लोगों में हेल्थ कंडीशन भी बेटर होती है। जो लोग हॉस्पिटल्स के अंदर है, उनमें से कुछ तो ऑक्सीजन पे लंबे समय से और खतरा बढ़ गया उनका, वेंटिलेटर पे और खतरा उनका बढ़ गया। फिर आसपास के जो दूसरे मरीज है, उनसे इन्फेक्शन फैलने का वैसे खतरा बढ़ गया। तो वहाँ पे सीवियरिटी ज़्यादा है हॉस्पिटल में, रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा है, तो इसलिए हॉस्पिटल्स में ज़्यादा डिटेक्ट किया गया। जो लोग घरों में है 80% को तो पता ही नहीं चलता, होके चला गया। बाकी जो माइल्ड लोग हैं वो घर के वातावरण में छोटी सी डोज ली स्टेरॉइड की, डॉक्टर्स ने घर पे सही कर दिया, वहाँ पे रिस्क फैक्टर्स के कम है। लेकिन अगर आप घर पे ही सीवियर मरीज को ट्रीट करेंगे, जिसका शुगर 500 चल रहा हो, 4-4 हफ्ते, 8-8 हफ्ते ऑक्सीजन पे है, तो उनमें भी खतरा है इसका घर पे भी। घर लेकिन में घर भी पे क्योंकि माइल्ड केसेस है तो इसलिए कम है। सावधानी रखनी चाहिए। भाई, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो ये कि ये क्या कोई नई बीमारी है? मतलब इस बार सुनाई दे रहा है, कुछ मौतें सबसे पहले दिल्ली के एक हॉस्पिटल में हुई, उसके बाद खबर आने लगी, फिर महाराष्ट्र से भी खबरें आई, कई और जगहों से अब खबर आ रही है कि म्यूकरमाइकोसिस से जो है वो डेथ हो रही है या ये संक्रमण भी है।
पहले इसकी चर्चा जो है वो कभी नहीं होती थी। ये सदियों से बीमारी है, पहली बार बीमारी नहीं है। इसके दो ही रूप है। एक रूप, पहले तो ये अवेलेबल होना चाहिए। अवेलेबल वहाँ पे होता है जहाँ पे डस्ट हो, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो, वाटर रुका हुआ हो, मॉइस्चर हो। उसके साथ साथ में हमारा दूसरा पार्ट होना चाहिए कि हम वनरेबल हो, हमारे अंदर डिफेंस सिस्टम कमजोर है एंटर करने के लिए। पहले भी ये होती थी, पहले इतनी लाइमलाइट में नहीं आती थी क्योंकि इस समय कोरोना का माहौल है और एक फियर फैक्टर फैला हुआ है सारी जगह। तो एक भी नेगेटिव न्यूज आती है वो बहुत तेजी से फैलती है ऐसे वातावरण में। पॉजिटिव आती है वो नहीं फैलती है। तो बिल्कुल। अंधकार तेजी से फैलता है। अंधकार को रोकना, अंधविश्वास को रोकना, उसमें ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है। पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। इसको एक तरीके से ब्लेम ना किया जाए केवल स्टेरॉइड पे। स्टेरॉइड अगर सही यूज किया जा रहा है और बाकी प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, शुगर को कंट्रोल किया जा रहा है, उसके बाकी एसोसिएटेड फैक्टर्स है उनको कंट्रोल किया जा रहा है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। बहुत अच्छी खबर दी आपने कि घबराने की कोई बात नहीं है। ये सिर्फ सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर शुगर की समस्या है तो उसको कंट्रोल करें, स्टेरॉइड लेते रह सकते हैं। अगर कोई और बीमारी है, कैंसर है, जिससे इम्यून सिस्टम आपका कमज़ोर है, तो उसके लिए जो प्रॉपर दवाएँ हैं वो लेते रहें और इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सावधान रहने की ज़रूरत है। आपके आस-पास अगर गंदगी है, धूल-मिट्टी है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो उससे बचने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने। बहुत कन्फ्यूज़न था यहाँ, बहुत सारे लोग जो है ये सोच रहे थे कि स्टेरॉइड लें या नहीं लें। कई लोगों को जो है कन्फ्यूज़न हो रहा था। कई लोग जो बीमार होके ठीक हो गए थे स्टेरॉइड लेने के बाद, वो भी परेशान हो रहे थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि उन सब लोगों के मन में जो सवाल था उसका जवाब आपने दे दिया है। बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। तो दर्शकों, अब आपसे भी विदा लेने का समय आ गया है। अभी हम बात कर रहे थे इंग्लैंड के मशहूर डॉक्टर अशोक जैनर से, जो कोरोना महामारी से करीब-करीब 1 साल से, यानी जब महामारी की शुरुआत हुई तब से जुड़े हुए हैं। बड़ी संख्या में रोगियों को इन्होंने, अब इनकी सलाह से रोगी जो हैं वो ठीक हुए हैं। बड़ी संख्या में इन्होंने डॉक्टरों को प्रशिक्षित किया है। खास तौर पे स्टेरॉइड किस समय पर, सही समय पर और सही डोज में कैसे लें, इसको प्रचारित करने में और डॉक्टरों को इसके लिए प्रशिक्षित करने में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। डॉक्टर साहब, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। चलते-चलते फिर एक बार नमस्कार और जल्दी ही हम एक नए प्रोग्राम में आपसे फिर मिलेंगे। दर्शकों, आपसे भी विदा लेते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।